Good morning everyone. Now in this video I have to describe you about interstate relations. I hope so this video is helpful for you for the judiciary examination. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविज़न्स प्रोवाइड की हैं इंटरस्टेट रिलेशंस को अच्छे से बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए इंटरस्टेट कमेटीज़ के लिए जो प्रोविज़न्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। सबसे पहले हम वो देखेंगे एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, जो जैसे कि पंजाब और हरियाणा में किसी रिवर को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, तो उनके रिलेशन भी ख़राब ना हो दोनों स्टेट के, इस तरीके से डिसीजन देने के लिए जो इंटरस्टेट रिलेशनशिप्स को डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नंबर 2, कोऑर्डिनेशन थ्रू द इंटरस्टेट काउंसिल, जो कैसे जहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन बनाया जाएगा वो इंटरस्टेट काउंसिल के थ्रू बनाया जाएगा। नंबर 3, म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जो मतलब म्यूचुअली रिकॉग्नाइज करना, पब्लिक को देखना, उनके रिकॉर्ड्स देखने कि एक्चुअली में कैसे होता है, फिर देखने कि जुडिशियल प्रोसीडिंग भी कैसे चलेगी, ठीक है। नंबर 4, फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड कमर्स इन एडिशंस टू द, जो फ्रीडम इन्होंने दी है, क्या कहते हैं, इंटर स्टेट और ट्रेड कमर्स को दी हुई है कि तुम फ्रीली अपना काम कर सकते हो। इन एडिशन, इनके एडिशनली में उन्होंने एक जोनल काउंसिल तैयार की गई है, इस्टेब्लिश की गई है पार्लियामेंट के द्वारा, जो कि प्रमोट करती है इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को। अगर प्री के अंदर क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी काउंसिल है जो इस्टेब्लिश की गई है पार्लियामेंट के द्वारा जो प्रमोट करती है इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को, तो उसका नाम है जोनल काउंसिल। उसके बाद आता है आर्टिकल 262। आर्टिकल 262 है वो यहाँ पे बताता है एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स और रिलेटिंग टू द वाटर ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स और द रिवर वैली के अकॉर्डिंग इन्होंने कैसे अपना पार्लियामेंट ने लॉ बनाए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पार्लियामेंट ने बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ द वाटर्स ऑफ और इन एनी इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली। जो पार्लियामेंट ने कुछ लॉ बनाए हैं, जो कुछ मतलब जो डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट होती हैं वाटर से रिगार्डिंग स्टेट और स्टेट के बीच में जो होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो भी प्रोविज़न होगी वो पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग इन लोगों को चलना पड़ेगा। उसके बाद बोला गया है कि पार्लियामेंट इज इनेक्टेड द 2 लॉज, द रिवर बोर्ड एक्ट 1956 एंड इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। उसके बाद बोला जाता है जो रिवर बोर्ड एक्ट है वो क्या प्रोवाइड करता है, फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिवर फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर। अगर रिवर बोर्ड एक्ट कहता है कि कहीं पर जरूरत पड़ रही है कि कहीं पे इस्टेब्लिश करने किसी रिवर की रेगुलेशंस को या उसकी डेवलप्ड करना है, अगर इंटरस्टेट रिलेशन को बनाए रखने के लिए, इंटरस्टेट रिवर्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, तो यहाँ पे जो रिवर बोर्ड एक्ट के अंदर वो ये सब कुछ कर सकते हैं। देयर इज़ अ प्रोविज़न इन रिवर बोर्ड एक्ट 1956। फिर आगे बात आती है ये इस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इस्टेब्लिश किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जब दो स्टेट के बीच में कंसर्न होता है, मतलब डिस्प्यूट होता है, तो दोनों स्टेट्स क्या कहते हैं, सेंटर के पास जाती हैं और बोलती हैं कि ये जो मतलब हम दोनों को हम इन चीज़ के रिगार्डिंग, इस रिवर के रिगार्डिंग हमें थोड़ा डिस्प्यूट आ रहा है, तो आप इसको सॉर्ट आउट करते हैं सेंट्रल, जो फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट आगे केस की प्रोसीडिंग देखती है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है 1956 का, वो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू सेट ऑफ द एडॉक ट्रिब्यूनल। इसने यहाँ पे जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि एक एडॉक ट्रिब्यूनल बनाओ। ट्रिब्यूनल हमेशा स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए बनते हैं। फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन द 2 और मोर स्टेट्स, मतलब जो 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट है उनके रिलेशन में जो वाटर होता है इंटरस्टेट रिवर का, मतलब उनके रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट आएगा वो एडॉक ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। एडॉक मतलब एक स्पेशलाइजेशन, जैसे यहाँ पे सिर्फ रिवर के रिगार्डिंग केसेस आएंगे और इससे क्या होता है, थोड़ा जो कोर्ट का बर्डन होता है वो भी कम हो जाता है। उसके बाद द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल वुड बी फाइनल, जो डिसीजन होगा एडॉक ट्रिब्यूनल का वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा उन पार्टीज़ के ऊपर जिन्होंने डिस्प्यूट किया है। नीदर सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर, कोई भी, ना सुप्रीम कोर्ट ना कोई और कोर्ट इस डिसीजन के अंदर इंटरफेयर कर सकती। मतलब ऐसा होता है ना कि जब हाई कोर्ट से अगर हमें अपना केस में अगर हम सुनवाई अच्छी नहीं मिलती तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन जब ट्रिब्यूनल का केस आएगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट या कोई और कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती।
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वुड इंडीड हैव जुरिस्डिक्शन टू डिसाइड एनी डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड वाटर। लेकिन फिर भी कहीं पर जरूरत लग रही है कि वहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, तो वहाँ पर अगर लगेगी जरूरत तो सुप्रीम कोर्ट के बाद डिस्प्यूट है वो स्टेट और वाटर के डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट कर सकती है। सप्लाईज एंड वाटर सप्लाईज एंड इफ़ लीगल राइट्स और इंटरेस्ट आर कंसर्न, अगर उसके लीगल राइट्स या फिर कहीं पे पब्लिक इंटरेस्ट कंसर्न में आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सो फार एंड 8 इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, अभी तक में जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स जो हैं 8 हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, इंटरस्टेट काउंसिल जो क्या बोलता है, आर्टिकल 263 बताता है इंटरस्टेट काउंसिल टू अफेक्ट द कोऑर्डिनेशन, ये किस चीज़ को, ये कोऑर्डिनेशन किसके बीच में बना के रखेगी, स्टेट या सेंटर और स्टेट, कोई जिनके भी बीच में डिस्प्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो इस्टेब्लिश करता है इस काउंसिल को, इंटरस्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिश करता है प्रेसिडेंट। इफ़ एट एनी टाइम इट अपीयर्स टू हिम दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व्ड, अगर कहीं पर उसको लग रहा है कि कहीं पर पब्लिक का इंटरेस्ट, मतलब कहीं पर लोगों का इंटरेस्ट जा रहा है उसके अंदर, तो फिर वहाँ पर प्रेसिडेंट इंटरफेयर करेगा और वहाँ पर उनको इस्टेब्लिश करेगा इंटरस्टेट काउंसिल को। फिर अगला पॉइंट आता है ड्यूटीज़ ऑफ काउंसिल्स। ड्यूटीज़ जो हैं काउंसिल की वो क्या है, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि हाँ, inquiring into and advising upon the disputes which may have arisen between the state, इंक्वायरीज देखना कि क्या उनके एक्चुअली में उनकी इंक्वायरी है क्या, फिर उनको एडवाइस देना है डिस्प्यूट्स के, जो डिस्प्यूट्स हैं भी तुम ये करो स्टेट्स को, दोनों के बीच में इससे दोनों का फ़ायदा होगा। नंबर 2, इन्वेस्टिगेट करना, डिस्कस करना जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं सारे, जो सब कुछ स्टेट्स के लिए या सभी स्टेट्स के लिए या यूनियन के लिए, यूटी के लिए या एक और एक से ज़्यादा स्टेट के लिए जिसका कॉमन इंटरेस्ट हो, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। उसके बाद उसके जो रिकमेंडेशन देना उस सब्जेक्ट के ऊपर या किसी पार्टिकुलर रिकमेंडेशन फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन, जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं ये एक्शन लेना है विद रिस्पेक्ट टू दैट सब्जेक्ट। इट शैल बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट चाहे तब बाय ऑर्डर टू स्टैब्लिश, मतलब प्रेसिडेंट अगर उसको लग रहा है कि कहीं पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्फ्रिंज हो रहा है, कंसर्न में आ रहा है, तो प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश कर सकता है काउंसिल को। जो ये प्रोविजंस हैं, इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व, तो वो यहाँ पर जो ये ड्यूटीज़ हैं काउंसिल को चार्ज करेगा, जो ड्यूटीज़ अभी प्रिस्क्राइब की गई हैं। लेकिन जो ये ड्यूटीज़ होंगी नॉट बाइंडिंग नहीं होती, कैन डील विद एनी लीगल और इलीगल कंट्रोवर्सी, ये कभी भी ये किसी भी टाइम लीगल और इलीगल कंट्रोवर्शियल से डील कर सकती है। उसके बाद आगे टॉपिक आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल इस्टेब्लिश कैसे होगी? नंबर फर्स्ट, द सरकारिया कमीशंस ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन मेड अ स्ट्रॉन्ग केस ऑन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263। जो सरकारिया कमीशन होता है, जैसे सेंटर और स्टेट रिलेशन के बीच के अंदर एक कमीशन बनाया गया था जिसका कोई स्ट्रॉन्ग केस, कोई इस्टेब्लिशमेंट, जैसे जो इंटरस्टेट काउंसिल, जिसने एक ऐसा स्ट्रॉन्ग केस आया था जिसने जो परमानेंटली इंटरस्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिश कर दिया था आर्टिकल 263 के अंदर सरकारिया कमीशन के बाद। नंबर 2, कैसे हुई थी इस्टेब्लिशमेंट इंटरस्टेट काउंसिल की, अब हम ये पढ़ रहे हैं। नंबर 2, इट मस्ट बी कॉल्ड एज इंटर गवर्नमेंट काउंसिल, इसको इंटर गवर्नमेंट काउंसिल भी कह सकते हैं और इंटरस्टेट काउंसिल भी कह सकते हैं। नंबर 3, जनता दल गवर्नमेंट लेड बाय द वीपी सिंह इस्टेब्लिश द इंटरस्टेट काउंसिल इन 1990। जो जनता दल गवर्नमेंट है वो क्या कहते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं वीपी सिंह के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी इंटरस्टेट। जनता दल गवर्नमेंट के टाइम पे वीपी सिंह ने इस्टेब्लिश की थी इंटरस्टेट काउंसिल को 1990 में। और ये इसको एक रिकमेंडेटेड बॉडी कहा जाता है क्योंकि मेनली रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है। इसकी जो डिसीजन होगा काफ़ी हद तक जो इंटरस्टेट काउंसिल का होता है, जो ड्यूटीज़ जो प्रेसिडेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, उन्होंने उसमें देखा था कि बाइंडिंग नहीं होती। इसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आता है इसका इंटरस्टेट काउंसिल का। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, जो सीएम होते हैं सारे स्टेट्स के वो एक साइड होते हैं, जो सीएम होते हैं यूटी के वो सारे एक साइड होते हैं। यूटी के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है, जैसे दिलीप पांडुचेरी के, और इनके नीचे एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है यूटी का,
ठीक है। जो सीएम होते हैं सभी स्टेट के, उसमें क्या होता है 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो विद होम मिनिस्टर। 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर विद होम मिनिस्टर। दूसरी साइड क्या होते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर जो होते हैं स्टेट के, और जो प्रेसिडेंशियल रूल के अंदर आते हैं वो आते हैं। मतलब ये था हमारा स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद काउंसिल में मीट थ्राइस अ ईयर। जो काउंसिल क्या कहते हैं तीन बार एक साल में मिल सकती है।